नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ विजय खैरा साहब है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। सर बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अरुणेश यादव जी हमारे साथ है, नेता है कांग्रेस के, आपका बहुत स्वागत है। और रुद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। रुद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत विजय खैरा साहब आपके साथ करते हैं। सर अब तो तारीखों का भी ऐलान हो गया है, दिल की धड़कनें बढ़ रही है क्या? जो चिंताग्रस्त है उनकी दिल की धड़कनें बढ़ना चाहिए। हमारी तो पहले से ही बढ़ी हुई है। हम तो जब से सत्ता में तब से ही बढ़ी हुई है कि जनता के लिए क्या क्या दे सकते हैं उसके लिए परेशान रहते हैं हर समय। जो 60 साल में नहीं मिला वो हम दे सकते हैं 10 साल में देना चाहते हैं, इसके लिए बढ़ी रहती है हमारी धड़कनें। उन चिंताओं के लिए बड़ी रहती है जिनको 60 साल में पूरा नहीं किया। अगर हम ज्यादा दूर नहीं जाएं तो अधिकांश सत्ता कांग्रेस के हाथ में रही। हम वही बात कर लेते हैं, क्या गांधी बात की एक भी बात पूरी कर पाए हो? तो मुझे आज जवाब दे देंगे इस बात का। अगर गांधी जी ने जो जो बोला था उनमें से पूरा नहीं कर पाए। बेसिक रिक्वायरमेंट्स आदमी की जो आवश्यकता है वो 3 ही है। अगर हम उसी पर एक मोटे तौर पर बात कर लें, अभी चुनाव में तो आप करेंगे बात, बहस भी करेंगे। ये 3 मोटी बातें होती हैं, आवास, भोजन और स्वास्थ्य। इन तीनों में हम पिछड़े रहे। स्वास्थ्य के मामले में हालात ये रहे कि कहीं शौचालय नहीं थे गांव में, कहीं शहरों में नहीं बना पाए थे। ये हालत ये थी कि लोग बीमार जब पड़ते थे तो उनके इलाज के लिए कुछ नहीं था। हमने 5-5 लाख रुपए उनके असाध्य बीमारियों के लिए लोगों के लिए दिए। हमने शौचालय बनवा दिए। भारतीय जनता पार्टी तो इससे आगे रही। जो वैक्सीन है 60 साल में एक बार खाली पोलियो के अलावा वो भी 45 साल बाद बना पाए थे, हमने वो कोरोना की वैक्सीन बना के विश्व में झंडे गाड़ दिए, भारतवर्ष का नाम कर दिया। तो स्वास्थ्य का हाल तो ये है। आवास योजनाओं का ये हाल है, जो आवास इन्होंने बनाए भी जनता के टूटे फूटे मकान आज भी जीडीए के आधे सुने पड़े हैं, आधे वैसे पड़े हैं। यही हाल जीडीए का है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि देखिए जो हमने काम किया है उसके आधार पर हम सत्ता में आएंगे इन 5 राज्यों में। ठीक है अरुणेश जी, देखिए यहाँ पे तो जीत के दावे किए जा रहे हैं कि हमने तो काम ही ऐसे किए हैं कि चुनाव चाहे कभी भी हो जाए। हाँ, ये तो कह रहे हैं हम तो भाई 12 महीने चुनाव के मूड में रहते हैं और काम हम ऐसे करते हैं जिससे जनता उन्हें चुने। लग रहा है कि तारीखों का ऐलान हो गया है, अब चुनावी तैयारियां और तेज करनी होगी आप लोगों को। निश्चित तौर पे चुनावी तैयारियां तेज हो जाएंगी। और काम वाली बात रही तो देखो साहब, काम ये लोग करते हैं या नहीं करते ये तो हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, दूसरी बात से मैं पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूँ। 12 महीने और 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं। वही देख लीजिए आप, मध्य प्रदेश में इन्होंने 7 जो सेंटर के नेता थे उनको चुनाव के लिए उतार दिया। शिवराज सिंह जी का अभी तक लिस्ट में नाम नहीं है। यशोधरा राज सिंधिया जी ने तो खुद ही मना कर दिया कि साहब हमें जो है इस बार चुनाव नहीं लड़ना, क्योंकि उनका नाम ही नहीं डाला मामला है ना, किसको चुनाव में उतारेंगे किसको नहीं। और दूसरा वो तो कह रहे हैं हम काम ऐसा करते हैं, काम पे लड़िए ना। काम ही तो मैं बता रहा हूँ, काम ही मैं गिना रहा हूँ क्या काम किए इन्होंने। मध्य प्रदेश में इन्होंने रोजगार के नाम पे कुछ नहीं दिया। जो युवा है उनको झुंझुना दे दिया। महिला सुरक्षा आप देख ही रहे हैं, आए दिन महिलाओं के साथ दुराचार की घटनाएं जो मध्य प्रदेश में चल रही है। अब मैं काम गिनाता हूँ कुछ 2-3 काम। तो राजस्थान में नहीं है क्या? राजस्थान तो महिला उत्पीड़न में नंबर 1 पर है, उसको भूल गए आप। 3 काम मैं बता रहा हूँ। 25 लाख रुपए की हम लोगों ने स्वास्थ्य बीमा योजना चलाई राजस्थान, जिसकी प्रधानमंत्री जी ने भी अभी तारीफ की थी। 500 रुपए का हम LPG सिलेंडर दे रहे हैं और 8 रुपए में गरीबों को 8 रुपए में खाना दे रहे हैं। जो रसोई योजना हमारी सेमी अर्बन और ग्रामीण क्षेत्र में चल रही है, 8 रुपए में उनको भोजन मिल रहा है, फ्री राशन मिल रहा है, 100 यूनिट बिजली मिल रही है। महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी इनकम स्कीम के तहत 125 दिन का रोजगार मिल रहा है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों, जो गरीब बच्चे हैं उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल की शिक्षा मिल रही है, वो भी मुफ्त मिल रही है। इसी तरीके की योजनाएं हमारी छत्तीसगढ़ में चल रही है। तो काम हम लोग कहते हैं वो करते हैं। लोगों के जो वादे हैं और जो हम लोगों के काम है वो दिखावटी नहीं होते। और रोजगार की बात की जाए तो रोजगार जितना भी हम लोगों ने जहां भी कहा है तो हर जगह हमने रोजगार देने की कोशिश की और कई जगह तो हमने अपने जो वादे हैं उन पे पूरी तरीके से ठीक है। रुद्र प्रताप जी देखिए, जो दावों का दौर है वो लगातार जारी है। ये कह रहे एक तरफ कहा जा रहा है कि हमने काम किया, दूसरी तरफ कहा जा रहा है ये तो सिर्फ चुनावी वायदे करते हैं, काम करने का काम तो हम ही करते हैं। लेकिन इस बीच लगता है चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी हलचल बढ़ने लगी है।
जी बिल्कुल है, काफी समय से इसी की तैयारी हो रही है। और जहाँ तक हम बार बार इस बात को देख रहे हैं कि ये जो अब गठबंधन बना है उसकी भी एक परीक्षा है, क्योंकि गठबंधन में आपसी तालमेल कितना अच्छा होता है इस चुनाव में ही दिख जाएगा। तो इस लिहाज से भी ये चीज बहुत मायने रखती है। और जहां तक बात है कि हमेशा इस बात को कहा जाता है कि ये मतलब लोकसभा चुनाव के पहले के ही चुनाव होते हैं तो एक सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा सकता है। और यहाँ पर जैसे जो दो मुख्य राज्य हैं जहां कांग्रेस को सरकार अपनी बचानी है वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ हैं, क्योंकि अगर इन दो जगहों पर कांग्रेस अपना अच्छा प्रदर्शन कर पाती है तो एक अच्छे मनोबल के साथ 24 के चुनाव में जाएगी। लेकिन अगर इस चुनाव में कहीं से भी अगर वो इन चीजों को दोहरा नहीं पाती है तो उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल होगी सीटों की शेयरिंग, क्योंकि जो इनके गठबंधन के और घटक दल हैं, कांग्रेस जैसे ही कमजोर होगी ये सीटों की शेयरिंग में इनको समस्या आएगी। और रही बात देखिए राजनीतिक दल, तो सारे राजनीतिक दल को अपने बड़े बड़े वादे होते हैं। अगर इनकी बातों को देखा जाएगा तो धरती स्वर्ग बन जानी चाहिए थी, क्योंकि जिसकी जहां सरकार होती वहां तो सब कुछ अच्छा है। वो हमेशा दिखाई बुरा वहां देता है जहां विपक्ष है। अब कांग्रेस की में आप बात करेंगे तो अगर महिला सुरक्षा की बात में आप राजस्थान की बात करेंगे तो उनको नहीं दिखाई देगा, बाकी जगहों पर तुरंत चले जाएंगे। रही सवाल, एक नई चीज आपने देखा होगा कि इस चुनाव से पहले इस बात से तो स्पष्ट हो गया कि विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है सरकार को घेरने के लिए। इसीलिए आप देख रहे हैं कि सारा एजेंडा जो आकर के खड़ा हो गया है जातिगत जनगणना पर है। अभी तक बहुत सारे मुद्दे घूम रहे थे कि उस पर हम चुनाव लड़ेंगे, ऐसे करेंगे, लेकिन आप देख लीजिए कि पिछले 15-20 दिनों से केवल और केवल एक ही मुद्दा विपक्ष जातिगत जनगणना, जनगणना, उसी पर सेंट्रल होकर चुनाव में। अरुणेश यादव जी, जिस बात का जिक्र अभी रुद्र प्रताप जी कर रहे हैं, कह रहे ये तो गठबंधन का भी सेमीफाइनल होगा, ये कहा जा सकता है। चुनाव का तो होगा ही, 2024 से पहले है, लेकिन यहाँ पर गठबंधन की भी अग्नि परीक्षा के तौर पर से देखा जा सकता है। इसी में तय हो जाएगा कि इसका भविष्य क्या होगा। लगता है एक बड़ी चुनौती है। रुद्र प्रताप जी ने जो बातें कही है वो बड़ी अच्छी बातें कही है, और उम्मीद भी आदमी उससे करता है जो उम्मीदें पूरी कर सकता है। रुद्र प्रताप जी ने बीजेपी के साथी से कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये लोग उम्मीदें पूरी नहीं कर सकते। और दूसरी बात जो सर को लग रहा है रुद्र प्रताप जी को, जातिगत जनगणना व्यर्थ का मुद्दा है, तो मैं बड़े ही विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि जिन चीजों को आप व्यर्थ का मुद्दा कह रहे हैं असली मुद्दे वही। क्या आपको जानकारी है कि 44 केंद्रीय विश्वविद्यालय में मात्र 9 किसी प्रोफेसर है? राहुल जी ने तो सचिव की बात कही, मैं आपको जमीनी बात बताता हूँ। तमाम जो यूनिवर्सिटीज हैं में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की बात करती जाए, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं पिछड़ों का नेता हूं, मैं पिछड़ा हूं, मात्र 2% शिक्षा के हायर एजुकेशन में। अगर हम बात करें छात्रवृत्ति, पिछड़ी जाति के छात्रों को पिछले 6 से 7 सालों में छात्रवृत्ति काबिलियत के हिसाब पे इससे नहीं मिलनी चाहिए क्या नौकरी? तो आपने इस जाति के इतने, उस जाति के उतने, उस जाति के उतने, ये कौन सी बात हो गई? क्या नहीं लगता कि काबिलियत के हिसाब से बच्चों के भविष्य को संवारने और सुधारने की बात की जाती है प्रोफेसर या फिर टीचर की बात की जाती है? ये कौन सी बात हो गई कि पिछड़ी जाति के इतने, अगड़ी जाति के इतने हैं? खैरा साहब कुछ कहना चाह रहे? खैरा साहब नहीं भरे जाएंगे, आप हमें ये बताइए 27% जो आरक्षित पद है वो नहीं भरे जाएंगे। ईडब्ल्यूएस के जो 10% पद है वो भरे जाएंगे, उसके लिए तो साफ कोटा है, उसके लिए काबिलियत है। लेकिन 27% जो पिछड़ों के पद है उनके लिए काबिलियत चली जाती है। जेएनयू की बात कर लीजिए, रिटन में बच्चे टॉप में नंबर लेके आते हैं, लेकिन इनको इंटरव्यूज में नंबर कम दिए जाते हैं। क्यों कम दिए जाते हैं भाई? एक बात बताइए, आप बात कर लीजिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 4% ओबीसी के जज क्यों हैं? और आप कह रहे हैं कि साहब जो है जातिगत जनगणना व्यर्थ का मुद्दा है। साहब कैसे व्यर्थ? अब आप पूछे मैडम, क्या पूछ रहे हैं आप? इनको चुप कराइए। ठीक है खैरा साहब, मैं आपकी तरफ लौटूंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पे रुकना पड़ रहा है। मैं पूछने में लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे रुक कर लेते हैं खैरा साहब का। ब्रेक पे जाने से पहले जिस बात का जिक्र कर रहे थे खैरा साहब, जल्दी से अपनी बात रखिए। जी आप हमसे कुछ पूछ रही थी ना, क्या पिछड़ा किया था, कुछ कह रहे थे? जातिगत आधार पर जनगणना की बात अभी कर रहे थे अरुणेश यादव जी। हाँ जी, अब देखिए आप, जातिगत गणना ये क्यों 60 साल सोते रहे? क्या तकलीफ थी इनको? कराते ना, अगर अच्छा समझ रहे थे तो।
क्योंकि इनके कोई घटक नहीं करने देते थे या इनका खुद का मन नहीं था, कोई तो कारण मन में छुपा हुआ होगा। आज क्या जागा इनके मन में जातिगत गणना। अच्छा, अब अगर जाति एकदम से थोड़ी ख्याल आ गया खैरा साहब। इससे पहले नीतीश कुमार उठाते रहे, उससे पहले तेजस्वी यादव इस बात को उठाते रहे, तमाम कांग्रेस के नेता कहते रहे, प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने राज्य में करा लीजिए, हम आश्वासन दिया। एकदम से थोड़ी सपना आ गया नीतीश कुमार को जी जातिगत जनगणना करा, उसमें वक्त लगता है, वक्त लगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये उठाते रहे, किया नहीं। महिला आरक्षण, जिस तरह महिला आरक्षण में धोखा दिया पूरे इतने सालों तक कि जब भी कांग्रेस चाहती थी मुलायम सिंह, मैं नहीं करूंगा बात आपके साथ। लोकसभा में नंबर पूरे नहीं थे इसलिए पास नहीं हो पाया। हेलो, जी 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 मैडम माफ कीजिएगा, मैं आपकी डिबेट में नहीं बैठ सकता। नहीं, एक एक करके बात को रखिए ना खैरा साहब, आप तो बड़ी शालीनता के साथ डिबेट करते हैं। अरुणेश जी, मैं आपसे भी उम्मीद करती हूँ। नहीं ऐसे 10-15 मिनट चुप बैठता हूँ, आदमी 2 मिनट चुप नहीं बैठ सकता। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, एक एक करके बात को रखेंगे। 15 मिनट सुना हूँ बैठ के, आप मेरी बात सुनो, सुनते हैं ना, एक एक करके सुनेंगे, सबके सुनेंगे। नहीं ठीक है। अरुणेश जी, एक सेकंड रुक जाइए। कमजोरी होती है, नहीं देखिए, वो शालीनता के साथ सुनते हैं, डिबेट सुनते हैं, फिर बोलते हैं अपनी बात, अपने वक्त का इंतजार करते हैं। खैरा साहब जल्दी से। मैडम मैं बैठा हूँ, इसको बोल लेने दो पहले, पूरा बोलना है। नहीं वो नहीं, वो बोलेंगे ना, वो बोल चुके हैं, आप बताइए ना, जल्दी से रखिए अपनी बात। दिस इज एवरीडे अफेयर, एवरीडे ही स्पीक्स इन बिटवीन। कुछ तो तमीज सीखो भाई। सब मुद्दे पे रहते हैं ना खैरा साहब। मैडम आपने मुझसे पूछा बैकवर्ड के लिए, मेरा जवाब है ना, मुझे देना चाहिए। बैकवर्ड का जहाँ तक सवाल है, एक तो 7 साल इन्होंने किया नहीं। अब आपने कहा बीच बीच में जो उठा रहे, आपका प्रश्न था, ये उठाते हैं करते नहीं है। जैसे महिला आरक्षण के साथ इन्होंने धोखा किया कभी नहीं किया हमने। अब आपने गणना की है तो गणना का लाभ मिलना चाहिए ना। आप अति पिछड़ों अगले पिछड़ों को अलग करो, अन्याय तो अति पिछड़ों के साथ हो रहा ना। सरकार तो इन्हीं के पास है, कुर्मी यादव जाति कर करके अपर जातियां लेके लूट खा रही उनका हिस्सा, तो उन गरीबों को दोने दो ना। अब जब गरीबों के लिए आरक्षण किया गया, वो किसी भी जाति का हो, गरीब तो गरीब है, जिसके घर में खाना नहीं है, मकान नहीं है, पढ़ाने के पैसे नहीं है, उस पर भी इनका विरोध है। अब मान लो पसमानदा मुसलमान सबसे कमजोर है, अगर उनके आरक्षण की बात करें हमें समझ में आती है। अगर आप अति पिछड़ों की बात करो, बेचारे पाल हैं, डीमर हैं, दुनिया के लोग हैं, तो समझ में आती है। गणना कराना अपने हक के लिए, ये लड़ाई थी 2 लोगों के बीच में, कुर्मी के नीतीश कुमार में और यादव के लालू यादव एंड कंपनी में। ठीक है, चलिए किसके हक में है, किसके हक में नहीं है खैरा साहब, ये तो थोड़े वक्त रुकना पड़ेगा, उसके बाद तय हो जाएगा कि ये जो जातिगत जनगणना कराई गई है किसके हक में गई है, किसके हक में नहीं। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।